गुड इवनिंग एवरीवन एंड यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जेएम रैंक बूस्टर। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेएम रैंक बूस्टर पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं और लगातार हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलिटी या राज व्यवस्था आखिर होती क्या है। तो हमने अभी तक समझा और देखा कि राज व्यवस्था उन नियमों, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का अध्ययन है जिसके द्वारा किसी देश या राज्य का शासन चलाया जाता है। तो इसी संबंध में हमने देखा कि भारत की व्यवस्था जिन सिद्धांतों, प्रक्रियाओं पर चलाई जाती है वो कौन से नियम है, कौन से सिद्धांत है। तो हमने जाना कि हमारे देश का शासन एक संविधान के द्वारा चलाया जाता है और वो संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। तो उस संविधान के संबंध में हमने उस संविधान को जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि उस संविधान के बनने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी है, यानी उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यानी उस संविधान के बनने का भी एक इतिहास है। और उस इतिहास को हमने जाना और एक एक चीज़ों को हमने बारी बारी करके समझा और देखा कि कैसे भारत में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के नाम पर आती है, जो अंग्रेजी कंपनी होती है वो व्यापार करने आती है और कैसे वो भारत की सत्ता और शासन को चलाती है। तो उसी संबंध में हमने देखा कि कैसे ब्रिटेन सरकार द्वारा पहली बार 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है और फिर लगातार एक क्रमिक रूप में, तो कभी बीच बीच में किन्हीं कारणों से अंग्रेजी सरकार द्वारा अनेक कानून भारत पर थोपे जाते हैं। और इसी बीच भारतीयों के अंदर बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की भावना ने उस क्रम को तोड़ा और भारत को आज़ादी की ओर लेके जाते हैं और एक संविधान का निर्माण होता है जिसकी भारत को कहीं ना कहीं काफ़ी आवश्यकता थी। उस संविधान का निर्माण होता है। तो हमने देखा कि कैसे भारत के संविधान का निर्माण होता है और फिर हमने उस संविधान की विशेषताओं को भी जानने की कोशिश की जो संविधान भारत की संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है। तो हमने अब तक संविधान के बनने की प्रक्रिया और संविधान की विशेषताओं को जानने का अब तक का अध्ययन लगभग वहां तक हमने किया है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो आज हम उस संविधान को पढ़ने की शुरुआत करेंगे जिस संविधान से हमारे देश का शासन चलता है। वो कौन से नियम हैं, कौन से सिद्धांत हैं, आज हम उनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि जैसा कि हमने संविधान की विशेषताओं में जाना कि हमारे संविधान में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। यानी जो संविधान लिखित रूप में हमारी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया उसको 22 भागों में विभक्त किया गया और उसमें 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। यानी ये अनुच्छेद वो नियम हैं, वो कर्मिक नियम हैं जिनके द्वारा जो अलग अलग विषय को परिभाषित करते हैं या जिनके द्वारा हमारे देश का शासन जिन नियमों के द्वारा चलाया जाता है उनको परिभाषित करने का काम ये अनुच्छेद करते हैं। और इन्हीं अनुच्छेद को हमने कुछ विषयों के आधार पर कि जैसे अनुच्छेद 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है, उसी के अनुसार हमने इसको भागों में भी विभक्त किया है। जैसे हम अनुच्छेद 1 से 4 को भाग नंबर 1 कहते हैं, ऐसे ही और आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, जब हम अपने अध्ययन में आगे जाएंगे तो देखेंगे ऐसे ही कुछ विषयों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है और जहां अनुसूचियां कुछ विशेष विषयों को परिभाषित करती है या इन अनुसूचियों के अंदर कुछ विषयों को रखा गया है। तो हम
आज अनुच्छेद से क्या है डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर अनुच्छेद होता क्या है। अनुच्छेद अनुच्छेद क्या होता है या आर्टिकल क्या होते हैं, संविधान में अनुच्छेद क्या होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यह संविधान का प्रावधान होता है, यह संविधान का कोई प्रावधान होता है, यानी अनुच्छेद संविधान के किसी प्रावधान को परिभाषित करता है। और वो प्रावधान अब आगे देखेंगे कि वो प्रावधान आखिर होता क्या है। तो अनुच्छेद संविधान का वह प्रावधान होता है जो किसी विशेष विषय से संबंधित नियम अधिकार कर्तव्य व्यवस्था की व्याख्या करता है। यानी आप देखेंगे कि संविधान का वह प्रावधान अनुच्छेद है या संविधान का वह विशिष्ट प्रावधान जो किसी विशेष विषय से संबंधित नियम अधिकार कर्तव्य व्यवस्था की व्याख्या करता है। यानी जब हम संविधान का अध्ययन करेंगे और किसी विषय को या हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वह किसी विशेष विषय से संबंधित होगा और उस विषय को लेकर क्या नियम है और क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है और क्या व्यवस्था भारत देश के अंदर बनाई गई है, तो हम इन अनुच्छेदों के अंदर वो पढ़ने का काम करेंगे। तो यहां तक आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। और ये अनुच्छेद पढ़ना ही एक तरीके से आप समझिए इन अनुच्छेदों का गहन अध्ययन ही लगभग मान के चलिए कि आप भारत की शासन व्यवस्था को समझ पाएंगे। तो अब देखेंगे हम आज अनुच्छेद नंबर 1 से शुरू करेंगे, संविधान के भाग नंबर 1 को शुरू करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान का भाग नंबर 1 संघ और राज्य क्षेत्र को परिभाषित करने का कार्य करता है। तो पहले हम भाग नंबर 1 और अनुच्छेद 1 से अध्ययन करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। तो आपको पहले ये याद रखना है कि संविधान का भाग नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक संविधान का भाग नंबर 1 है। तो संविधान का भाग नंबर 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। यानी इससे ये क्लियर हो जाता है कि संघ यानी भारत में व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि जहां राज्य क्षेत्रों और संघ यानी वो 2 प्रकार से मिली हुई व्यवस्था है। और जो भाग नंबर 1 जहां संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है, तो इससे आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि भारत की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं संघ और राज्य क्षेत्र यानी 2 भागों में उसको रखा गया है। यानी उस शासन व्यवस्था को 2 अलग अलग भागों में रखा गया है, जिसमें एक संघ है तो दूसरी तरफ उसके राज्य क्षेत्र है। तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 1 के अनुसार या अब आपको ध्यान से समझना है, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी भारत राज्यों से मिलकर बना होगा, यानी वो यूनियन होगा
वो एक यूनियन होगा। किसका यूनियन होगा? स्टेट का यूनियन होगा, राज्यों का यूनियन होगा। तो आपने देखा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा और भारतीय परिसंघ राज्यों के साथ किसी समझौते का भी परिणाम नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत राज्यों का जहां संघ तो होगा लेकिन उनके बीच में कोई समझौता किसी प्रकार से नहीं है। इसका मतलब आप समझिए कि वहां राज्यों को अपनी मर्जी के अधिकार, जब बात राज्य और संघ और राज्य क्षेत्र की आएगी तो वहां राज्यों के पास शक्तियां नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं राज्यों की और संघ की। तो वहां जब भारत के बनने की बात आती है, अखंड भारत की बात आती है, तो वहां राज्य और संघ से मिलकर भारत, संघ और राज्यों क्षेत्रों से मिलकर भारत बना है। लेकिन राज्यों के पास अपनी, यानी वो किसी प्रकार के समझौते से मिलकर नहीं बना है, यानी उनकी पावर नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपने आप को संघ से अलग कर ले। ये शक्ति उनके पास नहीं है। तो आप देखेंगे कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को राज्यों में बांटा जा सकता है। यानी जो राज्य होंगे वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से काम कर सके, एक बड़े भूभाग का इतने अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चला पाना किसी भी सरकार के लिए असंभव सी बात है। इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम करे, यानी प्रशासनिक कार्य अच्छे तरीके से हो पाए, इसलिए भारत को संघ और राज्यों में विभाजित किया गया है। वहां कोई समझौता नहीं है और राज्यों को अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को संघ से अलग करें। तो आप देखेंगे कि कोई राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकता है क्योंकि पूरा देश एक अखंड इकाई है, यानी वो अपने आप में एक है और उसको संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट कि आपने देखा कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। और आप देखेंगे कि यहाँ यूनियन शब्द क्या है यूज किया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इकट्ठा एक है, यानी अखंड है। वहां राज्यों को शक्ति नहीं है कि वो अपनी मर्जी से उससे अलग हो पाए। तो आपने देखा कि भाग नंबर 1 जो कि संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध या संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में क्या कहा गया है वो परिभाषित करने का कार्य करता है। तो वहीं अनुच्छेद 1 बताता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा और वहां राज्यों को शक्ति नहीं है कि वो अपने आप को उससे अलग कर पाए और भारत एक अखंड इकाई के रूप में होगा। तो अब आप देखेंगे कि अनुसूची 1 भारत के राज्य और उसके राज्य क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करती है। यानी जो अनुसूची 1 है वो भी क्या करती है? आपने देखा कि भाग नंबर 1 संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है या उसका वर्णन करने का कार्य करता है। तो आप देखेंगे वहीं अनुसूची 1 भारत के राज्य और उसके राज्य क्षेत्रों को, यानी किसी राज्य का क्षेत्र कहाँ तक है उसको विनिर्दिष्ट करने का काम अनुसूची 1 करती है, या अनुसूची 1 में राज्य और उसके राज्य क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया है। तो भारत के राज्य क्षेत्रों में कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, किस राज्य का क्षेत्र कहाँ तक है, कौन से राज्य का क्षेत्र कितना बड़ा है, कहाँ तक है, वो राज्यों के राज्य क्षेत्र के बारे में अनुसूची 1 बताने का कार्य करती है। और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र तथा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित है। यानी इस अनुसूची 1 में ही जो नए राज्य भी अर्जित किए जाएंगे उनको यहाँ पे रखा जाएगा और संघ राज्य क्षेत्र और वो क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे
उनको भी सम्मिलित करने का काम अनुसूची 1 में किया जाता है। वर्तमान में भारतीय संघ में कुल 28 राज्य तथा 8 संघ क्षेत्र राज्य है। यानी अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। तो आपने ये देखा कि भाग 1 जहां अनुच्छेद नंबर 1 से 4 को भाग नंबर 1 कहा जाता है, जो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। वहीं अनुच्छेद 1 में आपने देखा कि भारत अर्थात इंडिया जो कि राज्यों का संघ होगा और राज्यों को अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को उससे अलग कर पाए, यानी आप कहेंगे कि वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यानी हम बात कर रहे हैं अखंड भारत की। तो हम जब एक भारत की बात करते हैं लेकिन सिस्टम संघ और राज्यों में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं इतने बड़े देश का शासन कैसे चलाया जाएगा, इसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको संघ और राज्यों में तो बांटा। यानी प्रशासनिक सुविधा के लिए हमने राज्य को और संघ को दोनों दो रूप में भारत को बांटा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच उस अखंड भारत की थी, एक भारत की थी। भारत का विभाजन इन फ्यूचर कभी ना हो, किसी राज्य को यह अधिकार नहीं है वो अपने आप को इससे अलग कर पाए। तो आपने देखा कि इसी प्रकार अनुसूची 1 भी राज्यों के राज्य क्षेत्र के बारे में जहां बताने का कार्य करती है, और जो राज्य के संघ राज्य क्षेत्र और जो राज्य अर्जित किए जाएंगे उनको भी अनुसूची 1 में सम्मिलित किया जाएगा। और वहीं आज भारत में जो 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है वो भी अनुसूचित 1 में क्या है, वर्णित है। तो आपने देखा कि हमारी अनुच्छेद 1 भाग 1 और अनुसूची 1 हमें क्या बताने का कार्य करती है या क्या वर्णित करती है, ये आप समझ गए होंगे। तो अब चलेंगे हम अनुच्छेद नंबर 2 और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है अनुच्छेद नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद यानी हमारी जो पार्लियामेंट है विधि द्वारा यानी कानून के द्वारा एक ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। यानी विधि द्वारा मतलब हुआ कि एक कानून बना करके। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार को मन में आया कि एक नया राज्य बनाया जाए और उसने फटाक से अपनी मर्जी से बिना किसी से पूछे या बिना किसी की मर्जी के और सरकार घोषणा कर दे कि हमने एक नया राज्य और बनाया है। ऐसा नहीं होगा, उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया होगी, वो कानून के दायरे में रह करके बनाया जाएगा। उसके लिए एक अलग कानून बनाया जाएगा, एक कानून पास करके उसको बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 2 या अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और इन नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना को करने का काम कौन करेगा, वो हमारी संसद करेगी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर करेगी, लेकिन वो कानून बना करके करेगी, बाय लॉ करेगी, उसमें सभी को सम्मिलित किया जाएगा। तो जैसा कि वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। और जैसा कि ये होता है जब सिक्किम भारत का नया राज्य बनता है, इसको आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो 1975 में भारत का राज्य बना, कौन बना, सिक्किम। 1975 में, यानी भारत की आजादी के लगभग 28 वर्षों बाद सिक्किम भारत का नया राज्य बना। पहले यह भारत का हिस्सा नहीं था,
यह बाद में भारत में क्या है, शामिल हुआ। जैसे कि हमने जब संविधान सभा को समझा, संविधान सभा को देखा और उस समय कुछ नियमों को पढ़ा और उसमें देखा कि कुछ राज्य या कुछ रियासतें अपने आप को अलग रख सकती है, उन पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं होगा। तो यहाँ भी इसी प्रकार से राजशाही यानी राजाओं का शासन चलता था और यहाँ के विदेशी और सुरक्षा के अधिकार भारत सरकार के पास थे, लेकिन उनकी सत्ता उनके पास थी और वो अपना शासन अपने पास अपने आप चलाते थे। तो 1975 तक सिक्किम अलग भारत से कटा हुआ था और 1975 में यह भारत में शामिल होता है और इसको एक नए राज्य का दर्जा मिलता है। तो नए राज्य की स्थापना, जब भारत के अधिकार में कोई नया क्षेत्र आता है और उसे राज्य बनाया जाता है, तो यह क्या होता है, यह भारत के क्षेत्र में था। अब आपको समझना है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, प्रवेश या स्थापना, इसका मतलब दोनों अलग अलग चीज है। एक प्रवेश यानी एंट्री और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट यानी नए तरीके से बनाया जाना। तो आप देखेंगे कि सिक्किम भारत के क्षेत्र के अंदर पहले से था, उसको सिर्फ क्या है, हमने एंट्री दी, उसको हमने भारत संघ में मिलाया, उसको एक नए राज्य का दर्जा दिया, यानी भारत संघ के अंदर एक नए राज्य का प्रवेश होता है। और जब भारत के अधिकार में कोई नया क्षेत्र आएगा, नया क्षेत्र आता है और उसे राज्य बनाया जाएगा, तब हम कहेंगे कि भारत में एक नए राज्य की स्थापना हुई है। तो आपने देखा कि अनुच्छेद 2 किस प्रकार भारत में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना को बताता है। और ये राइट्स किसको है, ये हम आगे देखेंगे कि किस आर्टिकल में, जब हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस आर्टिकल के द्वारा नए राज्य की स्थापना करने का अधिकार संसद को है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम समझेंगे कि अनुच्छेद 2 क्या बताता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में निर्बंध या वर्णित अनुच्छेद 2 करता है। संविधान का अनुच्छेद 2 बताता है कि नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कैसे होगी, किसको ये राइट्स है, यानी संसद को ये राइट्स है, और वो एक नियम प्रक्रिया के द्वारा जैसा वह उचित समझे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर, लेकिन विधि द्वारा यानी कानून बना करके नए राज्य की स्थापना कर सकता है। और आपने देखा कि प्रवेश और स्थापना, नए राज्य का प्रवेश होना और नए राज्य की स्थापना होना, दोनों में अंतर है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सिक्किम भारतीय क्षेत्र के अंदर पहले से था, लेकिन उसको भारत में राज्य के रूप में शामिल या प्रवेश कब किया गया, 1975 में किया गया। और जब स्थापना की बात आती है तो आप देखेंगे कि जब भारत में कोई नया क्षेत्र आता है, भारत के अधिकार में कोई नया क्षेत्र आता है और उसे राज्य बनाया जाता है, तो हम कहेंगे कि एक नए राज्य की स्थापना होती है। तो आप देखेंगे ये पॉइंट्स आपको खाली माइंड में रखना है, ये कभी एग्जाम में कभी मुश्किल ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्किम भारत का राज्य क्षेत्र यानी भारत का राज्य बनने से पहले, भारतीय संघ में शामिल होने से पहले सिक्किम किसके अंडर था, यानी सिक्किम का शासन और व्यवस्था कैसे चलती होगी। तो ये कहीं ना कहीं ये भी मन में आता है। तो आप देखेंगे कि सिक्किम के भारत में शामिल होने से पहले वहां चोग्याल नामक राजा का शासन था और चोग्याल सिक्किम के राजा मोनार्च को कहा जाता था। और अंतिम जो चोग्याल थे वो थे पालडेन थोंडुप नामग्याल। इनके शासनकाल में 1975 में जनमत संग्रह हुआ। इनके शासनकाल में 1975 में जनमत संग्रह हुआ, यानी ये कह सकते हैं कि सिक्किम को भारत में कैसे मिलाया गया,
जनमत संग्रह के द्वारा सिक्किम को भारत में मिलाया गया। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम किसी नए राज्य का प्रवेश करेंगे या स्थापना होगी तो वो बाई लॉ होगी, यानी विधि द्वारा होगी, यानी कानून बना करके होगी। उस हम ऐसे ही किसी राज्य को प्रवेश या स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो जनमत संग्रह में जनता ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। जनमत संग्रह में वहां की जनता ने भारत में शामिल होने के लिए वोट दिया। और जब ये जनमत संग्रह हुआ तो आप ये सुनकर ताजुब करेंगे कि वोटिंग परसेंटेज भारत के में शामिल होने के समर्थन में 97% और शामिल ना होने के समर्थन में कुल 3% लोग थे। यानी आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में लोग चाहते थे कि सिक्किम भारत का हिस्सा बने, सिक्किम भारत का राज्य बने। तो अब हम देख लेते हैं, हमने देखा कि भारत में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। अब मैंने कहा कि संसद विधि के द्वारा किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। तो जब सिक्किम नया राज्य बना होगा तो कोई नया कानून बना होगा। तो नया कानून कौन सा नया कानून था कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, और वो संशोधन होता है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। यानी सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए एक संशोधन किया जाता है, भारतीय संविधान में एक संशोधन किया जाता है जिसको हम 35वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। यानी हमारे संविधान में कुछ संशोधन हुए होंगे। हमारा संविधान जब से लागू हुआ उसके बाद उसमें समय की डिमांड के हिसाब से, यानी आवश्यकताओं के हिसाब से उसमें कुछ संशोधन हुए, और उसी क्रम में सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए यह 35वां संविधान संशोधन था। और यह 1974 में क्या है होता है। तो सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य का दर्जा दिया जाता है। यानी भारत का एक राज्य और वो सारे राइट्स जो एक राज्य को होते हैं, उस प्रकार का ये संशोधन नहीं था। यानी आप देखेंगे कि ये एसोसिएट स्टेट का दर्जा यहाँ पर 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को दिया जाता है। और इस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 2A, यानी आप देखेंगे कि अनुच्छेद 2A में भी संशोधन किया जाएगा। जो नए राज्य का प्रवेश या स्थापना की बात करता है, वहां संविधान में अनुच्छेद 2A में आर्टिकल 2A जोड़ा गया और सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया और संविधान में अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। सिक्किम को भारतीय संसद में सीमित प्रतिनिधित्व, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन दिया गया। लिमिटेड यानी सीमित प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को संसद में सीमित प्रतिनिधित्व भी दिया गया। अभी इसको पूर्ण राज्य का यानी एक सामान्य राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। यह अभी मात्र 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को एक सहयोगी राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि फिर 36वां संविधान संशोधन होता है। उसके एक वर्ष बाद 36वां संविधान संशोधन 1975। यानी अब आप देखेंगे कि सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य, फुल स्टेट 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बनाया जाता है। अभी हमने अनुच्छेद 2 को देखा और अनुच्छेद 2 में देखा नए राज्यों का प्रवेश या
स्थापना। तो अभी हमने देखा कि जब हम प्रवेश की बात की तो हमने देखा कि भारतीय क्षेत्र के अंदर सिक्किम को एक नए राज्य का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह भारत की सीमा के अंदर पहले से था, तो उसका खाली हमें एक राज्य के रूप में एंट्री देना था। तो हमने पहले उसको 35वां संविधान संशोधन द्वारा एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, और फिर उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 यानी 35 वाले से ठीक अगला संविधान संशोधन एक और संशोधन किया जाता है, और उसके द्वारा सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य, यानी उस समय तक भारत में 22 राज्य थे, यानी सिक्किम भारत का 22वां राज्य उस समय बनता है। उस समय सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है। और इस 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 एफ को जोड़ा जाता है, और सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, या सिक्किम को विशेष प्रावधान दिए जाते हैं। अनुच्छेद 2A यानी जब हमने सिक्किम को सिर्फ और सिर्फ सहयोगी राज्य का दर्जा दिया 35वें संविधान संशोधन में, तो हमने एक नए आर्टिकल को जोड़ा, और वो था अनुच्छेद 2A। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद या संविधान संशोधन 36वें संविधान संशोधन की, यानी उस 35 से ठीक अगले संशोधन की, यानी 36वें संशोधन की 1975 के द्वारा अनुच्छेद 2A और 10वीं अनुसूची को हटा दिया गया, जो 35वें संशोधन में जोड़े गए थे। अब आपको ये बड़ी हैरत की बात लग रही होगी कि अनुसूची 10 में तो दल बदल कानून है, यहाँ अनुसूची 10 की बात कहाँ से आ गई, ये कौन सी 10वीं अनुसूची है। तो आप देखेंगे कि जब 35वां संविधान संशोधन किया गया, तो अनुच्छेद 2A को जोड़ा गया, और नई अनुसूची 10वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जगह दी गई थी। ये 10वीं अनुसूची सिक्किम के भारत संबंधों, अधिकारों, संसद में प्रतिनिधित्व इत्यादि के बारे में बताती थी। लेकिन जब भारत को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो ये अनुसूची पूर्णतः समाप्त कर दी गई, और आप आगे देखेंगे कि फिर वो 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में कैसे दल बदल कानून के रूप में आपको देखने को मिलती है, जो कि 52वें संविधान संशोधन में दोबारा भारत के संविधान में जोड़ी जाती है। लेकिन इससे पहले आपको याद रखना है कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया, यानी भारत के संविधान से हटा दिया गया, यानी वो भारत की 10वीं अनुसूची नहीं रही। और फिर आप देखेंगे, ये बात कर रहे हैं अभी हम 35 और 36 की, तो आप देखेंगे कि फिर उसके बाद 52वें संविधान संशोधन द्वारा फिर हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची को एक बार फिर जोड़ा गया। ये हम आगे कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको अभी इतना याद रखना है कि जब सिक्किम नया राज्य बना, पहले उसको सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया, और वो दिया गया 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा, और हमारे संविधान में अनुच्छेद 2A और 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, और सिक्किम को संसद में कुछ सीमित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लेकिन उसके कुछ समय बाद, 1 वर्ष बाद लगभग
36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है और उसी में अनुच्छेद 371 को जोड़ा जाता है, 371 को, और जिसमें सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। वहीं जो 35वें संविधान में जोड़ा गया था उसको हटा दिया जाता है, उसको निरस्त कर दिया जाता है। और वो कौन से प्रावधान थे? वो था आर्टिकल नंबर 2A और 10वीं अनुसूची। इनको निरस्त कर दिया जाता है 36वें संविधान संशोधन द्वारा। और बाद में 52वें संविधान संशोधन द्वारा फिर 10वीं अनुसूची भारत के संविधान का हिस्सा बनती है। तो ये मुझे आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आप यहाँ तक अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 को अच्छे से समझ गए होंगे। वहीं भाग 1 जो कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है, और अभी आपने अनुच्छेद 1 और 2 को अच्छे से समझ लिया है। यानी आप भाग 1 के खत्म करने के लगभग 50% तक आप भाग 1 को समझ चुके हैं। जहां अनुच्छेद 1 आपको बताता है, आपको ये बार बार रिपीट करना है, बार बार मन में सोचना है कि जहां भाग 1 का अनुच्छेद 1 आपको ये बताता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। वहीं अनुच्छेद 2 आपको क्या बताने का कार्य करता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, और किसको वो राइट्स है? संसद को राइट्स है। कैसे वो बनाएंगे? बाई लॉ बनाएंगे, विधि द्वारा बनाएंगे, और कुछ नियम और शर्तों को वो ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो ये आपने यहाँ तक इसको समझा, और फिर उसी में आपने सिक्किम को उदाहरण के रूप में देखा कि कैसे भारत में एक नए राज्य का प्रवेश होता है। और स्थापना हम किसको कहेंगे कि जब एक नए राज्य क्षेत्र को भारत में मिलाया जाएगा, एक नए राज्य की स्थापना हम कहेंगे। अब देखेंगे कि अनुच्छेद नंबर 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद कौन बनाएगा? संसद करेगा। ये काम कौन करेगा? भारत की पार्लियामेंट करेगी। लेकिन फिर वही कि कैसे करेगी? विधि द्वारा। यानी ये भी काम कानून बना करके किया जाएगा। क्या कार्य किया जाएगा? अनुच्छेद 3 क्या बताता है? अनुच्छेद 3 बताता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा काम करने का काम संसद द्वारा किया जाएगा। विधि द्वारा संसद नए राज्यों का निर्माण, उनके नामों में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन करने का काम संसद के द्वारा किया जाएगा। और यह कहाँ लिखा गया है? यह भारत के संविधान में अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि संसद विधि द्वारा कानून बना करके किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। यह अधिकार संसद को दिया गया है, और यह अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 3 द्वारा भारत के संविधान में लिखा हुआ है। यह भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि हमारी संसद एक कानून बना करके किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसका जो क्षेत्र है उसमें भी परिवर्तन कर सकती है। और इसके उदाहरण बहुत पुरानी बातें नहीं हैं। आप सभी जानते होंगे कि कैसे बिहार से झारखंड को, एमपी से छत्तीसगढ़ को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कैसे नए राज्य को बनाया जाता है, कैसे उनके क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाता है, कैसे उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, और कैसे उनके नामों में, और नामों का उदाहरण आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे मद्रास को तमिलनाडु बना दिया जाता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। तो इनके उदाहरण आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे नए राज्यों का निर्माण, और नए राज्यों के निर्माण में
तेलंगाना कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। इसका स्पष्ट उदाहरण आप तेलंगाना को समझ सकते हैं कि तेलंगाना कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, जो कि आंध्र से अलग करके एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है। और इसी में देखेंगे कि वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, जो कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब तेलंगाना बना होगा तो कहीं ना कहीं आंध्र के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ होगा, उनकी सीमाओं में भी परिवर्तन हुआ होगा। और नामों में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मद्रास को तमिलनाडु नाम दिया जाता है, लेकिन ये भी क्या है कि ये भी एक कानून द्वारा यानी एक विधि द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिला करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। यानी हमारी संसद को ये अधिकार है कि वो किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्य के भागों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। और दूसरा कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र हमारी संसद बढ़ा सकती है, या फिर कहे कि किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है। तो किसी राज्य का क्षेत्र हमारी संसद घटा भी सकती है और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी हमारी संसद कर सकती है, और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी हमारी संसद कर सकती है। लेकिन ये सब हमारी संसद के, हमारी सरकार के किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है। इसके एक नियम है, उनको हम बाद में व्याख्या करेंगे कि ये सब कैसे होता है। जब हम संसद को पढ़ेंगे, विधानसभाओं को पढ़ेंगे, संविधान संशोधन को अध्ययन करेंगे, तब देखेंगे कि नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे उसके नाम में परिवर्तन के लिए कैसे प्रस्ताव भेजे जाते हैं, संघ के पास भेजे जाते हैं, पहले राज्यों के द्वारा उनको पास किया जाता है, या उन पर किस प्रकार से वोटिंग होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों को घटाने बढ़ाने, उनके सीमाओं में परिवर्तन या उनके नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को देता है, और वो भी एक कानून के दायरे में रह करके, यानी नया कानून बना करके। यानी उसको हम बिना किसी कानून को बनाए ऐसा नहीं कर सकते। अब देखेंगे अनुच्छेद 4। तो हमने अब तक देखा अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, एक यूनियन होगा, ए यूनियन ऑफ स्टेट। और फिर हमने अनुच्छेद 2 को देखा कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी भारतीय क्षेत्र के अंदर पहले से कोई जो क्षेत्र है वो, लेकिन वहां किसी और का शासन है, यानी उसको छूट दी गई थी जब भारत का संविधान बना कि वो अपना शासन खुद चला सकते हैं, लेकिन वो अब भारत में शामिल होना चाहते हैं, भारत में प्रवेश करना चाहते हैं, भारतीय संघ में मिलना चाहते हैं। तो नए राज्यों के प्रवेश की बात आती है तो हमने सिक्किम को उसमें देखा। सिक्किम उसके लिए एक अच्छा उदाहरण है कि 1975 में सिक्किम भारत में जनमत संग्रह के द्वारा मिल जाता है। अब फिर उसके बाद हमने देखा कि अनुच्छेद 3 में भारत में नए राज्यों के निर्माण की बात की जाती है, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र को घटाने का काम, बढ़ाने का काम कौन कर सकता है? ये संसद कर सकती है। संसद को ये राइट्स है कि वो कर सकती है, लेकिन वो राइट्स कैसे हैं कि वो विधि द्वारा करेगी, वो कानून बना करके करेगी। ये संसद को अधिकार दिया गया है, लेकिन वो सीमाओं के अंदर कानून के दायरे में रह करके वो इस प्रकार के कार्य कर सकती है, यानी अपनी मनमानी से ऐसा नहीं कर सकती। अब देखेंगे अनुच्छेद 4 या आर्टिकल नंबर 4। अब आप देखेंगे कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, अभी आप 4th अनुसूची को अब तक आपने नहीं पढ़ा,
नहीं देखा, लेकिन आप अभी इतना देखेंगे कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसंगिक और परिणामी विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। यानी अनुच्छेद जो 4 है वो कहता है कि अनुच्छेद 2 के तहत और अनुच्छेद 3 के तहत, यानी जब हम बात कर रहे हैं नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की, नए राज्यों के निर्माण की, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने की, उनको घटाने की, बढ़ाने की, तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुसूची 1 जो संघ और राज्य क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने का काम करती है, और वहीं राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, यानी जब नए राज्यों का निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं राज्यसभा में उनको राज्यसभा में भी सीटों का आवंटन, यानी उनको राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 4 कहता है कि जब आप संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना या निर्माण करेंगे या उनके क्षेत्रों में परिवर्तन करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं संविधान की अनुसूची 1 और संविधान की अनुसूची 4 में जो अंतर आएगा, यानी उसमें जो संशोधन होंगे, उन संशोधनों को करने का, उनको अनुपूरक, अनुसंगिक और परिणामी विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 4 ये राइट्स देता है कि आप अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी जब आप 2 और 3 में के तहत कोई कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं अनुसूची 1 और अनुसूची 4 के संशोधन के बारे में भी अनुच्छेद 4 बताने का कार्य करता है कि जहां अनुसूची 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है, तो वहीं राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है। ये राज्यसभा, लोकसभा ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन राज्यों को, राज्य से कुछ कैंडिडेट, हर राज्य को कुछ सीटें राज्यसभा में आवंटित की गई है। तो जब नए राज्यों का प्रवेश होगा, स्थापना होगी, नए राज्य बनेंगे, तो कहीं ना कहीं उन राज्यों का जो राज्यसभा में आवंटन, सीटों का आवंटन होगा, तो जब हम 2 और 3 के तहत कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी संशोधन कहीं ना कहीं करने होंगे, तो उसकी अनुमति देने का काम करता है संविधान का अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 के अनुसार जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बनाती है या राज्य की सीमा नाम बदलती है, तो वह कानून बनाकर अनुसूची 1 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सूची में संशोधन कर सकती है। मैंने कहा कि जहां अनुसूची 1 संघ और राज्य के बारे में बताती है, तो जब आप संविधान 2 और 3 के तहत कोई उपबंध करेंगे, किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको आवश्यकता पड़ेगी कि जो अनुसूची हमारी संघ और राज्य क्षेत्र को बताने का कार्य करती है, उनके राज्य को बताती है, उनके क्षेत्रों को बताती है, तो कहीं ना कहीं इस अनुसूची में भी संशोधन करना पड़ेगा। और यह अधिकार आपको कौन देता है? संविधान का अनुच्छेद 4 देता है कि आप संविधान के अनुच्छेद 4 के द्वारा अनुसूची 1 में संशोधन कर सकते हैं। और वो किसके दायरे में रहकर? कि जब आप अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई विधि बना रहे हैं या किसी नए राज्य का स्थापना या प्रवेश या निर्माण कर रहे हैं। और इसी प्रकार अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का वितरण में संशोधन कर सकती है, अन्य आवश्यक पूरक और संबंधित परिवर्तन कर सकती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार हमारे संविधान का अनुच्छेद 4 हमारी संसद को ये राइट्स देता है कि जब वो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई अधीन
कोई नई विधि बनाएगी तो कैसे उसको अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट कि तेलंगाना राज्य बनने पर जब 2014 में तेलंगाना राज्य बनता है तो अनुसूची 1 में तेलंगाना का नाम जोड़ा जाता है। जब 2014 में एक नया राज्य आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया जाता है तो अनुसूची 1 में एक नया नाम जोड़ा जाता है। चूंकि अनुसूची 1 संघ और राज्य क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने का काम करती है, यानी उनको बताने का कार्य करती है कि किस राज्य का क्षेत्र कहाँ तक है और भारतीय संघ में कितने राज्य है, कितने संघ राज्य क्षेत्र है, उनको बताने का कार्य करती है। तो जब संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत या अनुच्छेद 3 के तहत किसी प्रकार की कोई विधि बनाई जाएगी तो अनुसूची 1 में भी संशोधन होना बहुत लाजमी है। तो आप देखेंगे कि अनुसूची 1 में तेलंगाना का नाम जोड़ा गया और अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटों में बदलाव किया गया और यह होता है अनुच्छेद 4 के तहत। यह होता है अनुच्छेद 4 के तहत, यानी अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि जब वो संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किसी नए राज्य की स्थापना या प्रवेश या नए राज्य का निर्माण करती है या किसी राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन करती है या नाम में परिवर्तन करती है तो वह अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन कर सकती है। और इसका स्पष्ट उदाहरण आप देख रहे हैं कि तेलंगाना इसका बहुत करीब वाला और बहुत स्पष्ट उदाहरण है कि जब तेलंगाना बनाया जाता है तो अनुसूची 1 में तेलंगाना का नाम जोड़ा जाता है। वहीं अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों में भी या राज्यसभा की सीटों में बदलाव किया जाता है। वहीं तेलंगाना को भी राज्यसभा में कुछ सीटें दी जाती है। यानी एक तरह से आप देखेंगे कि अनुसूची 4 में भी कहीं ना कहीं संशोधन किया जाता है। तो आप यहां तक ये देख चुके हैं कि हम अनुच्छेद 1 से 4 को अब हम अच्छे से समझ चुके हैं। और अब आप देखेंगे कि अब आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 आपको याद रखना है, अनुच्छेद 2 नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण एवं उनके क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, उनके क्षेत्र घटाने बढ़ाने का काम, उनकी सीमाओं को घटाने बढ़ाने का काम, ये अनुच्छेद 3 संसद को शक्ति देता है। और फिर आपने देखा कि कैसे अनुच्छेद 4 ये संसद को शक्ति देता है कि वो जब संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई विधि बनाएगी या कोई कार्य करेगी, किसी नए राज्य का निर्माण या स्थापना करेगी या किसी नए राज्य का भारतीय संघ में प्रवेश होगा, तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 4 संसद को यह राइट्स देता है कि वो अनुसूची 1 जो कि संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध करती है, और अनुसूची 4 अनुसूची 1 और अनुसूची 4 जो कि राज्य को राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में है, राज्यों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में
सीटों का आवंटन के बारे में है। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको इतना याद रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 1 से 4 यानी भाग नंबर 1 अब हम अच्छे से जान गए हैं। भाग नंबर 1 जो कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध करता है या बताता है और उसका एक एक अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 3 और अनुच्छेद नंबर 4 ये हम अच्छे से समझ गए हैं। हम बीच बीच में कुछ अनुच्छेदों को स्किप करेंगे जो हमारी जरूरत के नहीं हैं या एग्जाम में कभी ही शायद पूछे गए हैं, उनको हम स्किप करेंगे, उनको हम अपने अध्ययन में नहीं रखेंगे। यानी बिना बात का बोझ हम नहीं लेंगे। हमें बहुत ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ संविधान का वो पार्ट्स देखना है, वो हिस्सा पढ़ना है। मोस्टली चीजें कवर करके चलेंगे, लेकिन वो चीजें कवर करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हम उन अनुच्छेदों को, उन आर्टिकलों को बार बार पढ़ेंगे, ना कि उन आर्टिकल्स को जो एग्जाम में कभी शायद कभी पूछे गए हों। उनको हम बार बार डिस्कस करने से कोई लाभ नहीं है। तो हम यहां तक संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 भाग नंबर 1 और ये भी हमने साथ साथ जाना कि कैसे सिक्किम भारत का हिस्सा बनता है, कैसे सिक्किम पूर्ण राज्य बनता है। और इसी के क्रम में हमने अनुसूची 1 को भी देखा जो कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में विनिर्दिष्ट करती है। वहीं उसके साथ साथ हमने देखा कि अनुसूची 4 जो कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में उपबंध करती है, के बारे में बताती है कि किस राज्य को कितनी सीटें राज्यसभा में दी गई है, ये कहाँ वर्णित है, ये अनुसूची 4 में है। तो जब हमारा संसद अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई नई विधि बनाएगा, कुछ कार्य करेगा, यानी किसी नए राज्य का निर्माण करेगा, किसी नए राज्य का प्रवेश होगा, स्थापना होगी, तो अनुच्छेद 4 राइट्स देता है कि वो संविधान की अनुसूची 1 और 4 में भी संशोधन कर सकती है। तो मुझे आशा है कि आप संविधान का भाग नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल नंबर 4 अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम देखेंगे संविधान का भाग नंबर 2, संविधान का भाग नंबर 2, भाग नंबर 2। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसको सब जानते हैं। ये भाग नंबर 2 नागरिकता के बारे में है। ये किसके बारे में है? ये सिटीजनशिप के बारे में है। ये नागरिकता के बारे में क्या उपबंध किए गए हैं, हमारा संविधान नागरिकता को लेकर के क्या कहता है, उसमें क्या नियम बनाए गए हैं, किसको हम नागरिक कहेंगे, कैसे नागरिकता ली जा सकती है, कैसे खत्म की जा सकती है, उसमें सब कुछ उपबंध दिए गए हैं। तो हम उनको देखेंगे। यानी हम जब भाग नंबर 2 को पढ़ेंगे, यानी आर्टिकल 4 से आगे यानी 5 से जब हम अध्ययन करेंगे, यानी हम कहेंगे कि भाग नंबर 2 कहां से शुरू होगा, आर्टिकल नंबर 5 से या अनुच्छेद नंबर 5 से। तो अनुच्छेद 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद भाग नंबर 2 अनुच्छेद 5 से आगे हम देखेंगे कहां तक जाएंगे, वो अनुच्छेद 11 तक जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि ये किस बारे में है, किस विशेष विषय के बारे में है, ये नागरिकता के बारे में है, ये नागरिकता के बारे में है। ये सिटीजनशिप को बताते हैं, सिटीजनशिप के बारे में उल्लेख करते हैं। तो आइए देखते हैं सिटीजनशिप या नागरिकता, ये संविधान का भाग नंबर 2। नागरिकता, सिटीजनशिप या संविधान का भाग नंबर 2।
भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताता है। संविधान का भाग नंबर 2 यानी एक भाग आप अच्छे से समझ गए हैं, आपको इसमें मेरे हिसाब से कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। लेकिन अब आप देखेंगे भाग नंबर 2 जो कि नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में बताता है। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताता है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और वहीं आप देखते हैं, और ये जब हमने संविधान की विशेषताओं को डिस्कस किया, जो हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ, जब हमने अपने संविधान के निर्माण को समझा और फिर अध्ययन किया संविधान की विशेषताओं के बारे में, तो हमने देखा कि हमारे संविधान की विशेषताओं में एक विशेषता यह भी थी कि उसमें नागरिकता के बारे में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया था। भारत जहां संघ एक संघ है, भारत एक संघ है, यानी भारत में फेडरल सिस्टम है, यानी संघ और राज्यों को शक्तियां दी गई है। जहां भारत संघ को राज्यों में और संघ में बांटा गया है, उनको शक्तियों भी विभाजित की गई है। तो आप अधिकांश देशों में देखेंगे कि वहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी कोई नागरिक उस राज्य का भी नागरिक होता है और वो उस देश का भी नागरिक होता है। जैसा आप देखते हैं अमेरिका में कि वह राज्य का भी नागरिक होता है और वह उस देश का भी नागरिक व्यक्ति होता है। लेकिन हमने नागरिकता के बारे में प्रावधान ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन जैसी नागरिकता को अपनाया है, यानी एकल नागरिकता के प्रावधान को हमने एडॉप्ट किया है। और हमने उस सिस्टम को, संघात्मक सिस्टम को अमेरिका के जैसा अपनाया है, लेकिन हमने अमेरिका की जैसी दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया है। हमने एक राष्ट्र की भावना को अपने संविधान में जगह दी है, हमने अखंडता को जगह दी है। हमारे संविधान में एक भावना, एक राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए, देखने के लिए एक राष्ट्र की बात की है। तो जहां अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहीं भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता है। अब देखेंगे आप कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने यानी कानून बनाने की शक्ति दी गई है। ये हमने संघ और राज्य क्षेत्र में भी देखा कि नए राज्यों की स्थापना, प्रवेश और निर्माण की शक्ति पार्लियामेंट को दी गई है, संसद को दी गई है। तो आप देखेंगे कि जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता में भी शक्ति संसद के पास है कि हमारी संसद ही नागरिकता के बारे में कानून बना सकती है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया, जिसके तहत संसद द्वारा, यानी संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता के बारे में कानून बनाए, विधि बनाए, और इस अधिकार के तहत ही 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया जाता है। इस अधिकार के तहत ही भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। और इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। आपने देखा कि कैसे भारत के संविधान का भाग 2 सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है, नागरिकता के बारे में बताता है, यानी नागरिकता के बारे में क्या उपबंध हमारे संविधान में किए गए हैं वो संविधान का भाग नंबर 2 बताता है। और आप ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और फिर आप देखेंगे कि भारत में नागरिकता को लेकर के जो कानून बनाने की शक्ति है, जो कानून बनाने का अधिकार है, वो भी हमारा संविधान
संसद को देता है। और उसी अधिकार के तहत 1955 में पहली बार भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया जाता है। और वो अधिनियम कहता है, उस अधिनियम के तहत बताया जाता है कि भारत की जो नागरिकता है वो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो अब हम वो 5 प्रकार देखेंगे पहले कि वो कौन से 5 प्रकार है कि जिनके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो उनमें सबसे पहला प्रावधान है जन्म से, यानी कोई व्यक्ति जन्म लेगा, भारत में जन्म लेगा तो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन जन्म लेने के कंडीशंस भी कुछ हो सकती है, कुछ कंडीशंस जन्म लेने में भी हो सकती है। तो आप पहला और देखेंगे कि जो हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया वो कहता है कि भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। और उसमें सबसे पहला है जन्म से, यानी बर्थ के द्वारा किसी व्यक्ति का जन्म होगा तो क्या वो व्यक्ति भारतीय हो जाएगा, इस बारे में यहां पर बताया गया है। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को यानी जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत के संविधान के लागू होने के दिन से या उसके बाद या उसके पश्चात या बाद भारत में जन्म हुआ हो तो भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। यानी आप कहेंगे कि जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ और उस लागू होने के बाद कभी भी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, बस शर्त यह है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। और इसके 2 अपवाद आप देखेंगे। नंबर 1 कि जो भारत में राजन्यायिक हैं, राजन्यायिक हैं, उनके बच्चे अगर भारत में जन्म लेंगे तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, चाहे वो संविधान के जन्म लेने के बाद की बात क्यों ना हो। यानी जो लोग भारत में दूसरे देशों के राजन्यायिक हैं, अगर उनके बच्चे भारत में या उनसे बच्चे भारत में जन्म लेते हैं तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। और दूसरा जो एक्सेप्शन है, जो अपवाद है, वो है कि ये शत्रु के अधीन भूभाग में जन्म लेने वाले, यानी कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा भारतीय क्षेत्र जो हमारे शत्रु के अधीन हो और वहां कोई बच्चा जन्म लेगा तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक नहीं होगा। तो अब पहली कंडीशन ये है कि हमारा संविधान कहता है, संविधान का भाग नंबर 2 जहां नागरिकता के बारे में उपबंध करता है और वो कहता है कि या उस संविधान के जो शक्तियां है, संविधान ने जो शक्ति संसद को दी है उसके द्वारा जो बनाया हुआ कानून है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जो कहता है कि भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है और उसमें सबसे पहला प्रकार जन्म है। यानी और जन्म में डिफाइन किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के संविधान के लागू होने वाले दिन से या उसके बाद भारत में जन्म लेगा वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। लेकिन ऐसे 2 एक्सेप्शन, 2 अपवाद है कि जो भारत में राजन्यायिक हैं, यानी दूसरे देशों के प्रतिनिधि जो हमारे देश में रहते हैं वो राजनयिक के बच्चे भारत के नागरिक नहीं होंगे। और भारत का जो क्षेत्र हमारे दुश्मन के या शत्रु के अधीन है उस भाग में भी जन्म लेने वाले बच्चे भारत के नागरिक नहीं होंगे। नागरिकता संबंधी इस प्रावधान को
और कठोर बनाने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 पारित किया गया। ये जो हमारा 26 जनवरी 1950 वाला कानून था कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद जन्म लिया हो वो भारत का नागरिक होगा। इन दो अपवादों को छोड़ करके बाकी सभी भारत के नागरिक होंगे। तो इस कानून के द्वारा लोगों के द्वारा, कुछ घुसपैठियों के द्वारा इस कानून का गलत तरीके से फायदा उठाया गया और भारत में घुसपैठ बढ़ती चली गई। तो तब जाकर के हमारी सरकार द्वारा एक नया संशोधन किया जाता है और इसको नाम दिया जाता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। और इस कानून में कुछ संशोधन किया जाता है, जन्म लेने वाले इस कानून में कुछ संशोधन किया जाता है और कहा जाता है कि जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। यानी जब वो बच्चा जन्म लेगा तो ये आवश्यक है कि उसके माता पिता में से कोई, ये बात कर रहे हैं जो संशोधन नागरिकता अधिनियम में किया गया 1986 में, वो संशोधन कहता है जो हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 या इसके बाद कोई भी व्यक्ति जन्म लेगा तो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसका गलत तरीके से फायदा उठाया गया और भारत में घुसपैठ बढ़ती चली गई। तो फिर इस कानून में संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई और फिर संशोधन किया जाता है और इसी में एक अलग लाइन जोड़ दी जाती है कि ठीक है जन्म हुआ हो, लेकिन जन्म के साथ उस समय उसके माँ या बाप में से भी कोई भारत का नागरिक हो। तो आप देखेंगे कि जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना अब आवश्यक है। यानी इसका जिस तरीके से मिसयूज किया गया और उस मिसयूज को रोकने के लिए ये कंडीशन रख दी गई 1986 में कि उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो जन्म लिया हो, जन्म के साथ साथ उसके माता या पिता में से भी कोई एक भारत का नागरिक हो। अब दूसरा आप देखेंगे वंश परंपरा के अनुसार नागरिकता। यानी पहला आपने देखा कि जन्म होने से, भारत में जन्म होने से, कब जन्म होने से 26 जनवरी 1950 या उसके बाद से, और उसका फायदा उठाया जाता है, गलत तरीके से यूज किया जाता है। तब एक नया कानून आता है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 और कंडीशन ये रखी जाती है कि उसके माता या पिता में से कोई एक उसके जन्म के साथ साथ भारत का नागरिक होना भी जरूरी है। नेक्स्ट, वंश परंपरा से। तो भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, यहां तक आप देखेंगे जन्म की बात हो या वंश की बात हो, यानी वंश हमारे पूर्वज, यानी हमारे फादर, हमारी मदर, हमारे बाबा दादी, जब हम वंश परंपरा की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत के बाहर किसी अन्य देश में, भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। हमने इससे पहले जन्म वाले में देखा कि बच्चे का जन्म भारत में हो, केवल बच्चे का जन्म भारत में हो, और फिर हमने उसका मिसयूज होते देख 1986 में एक नया कानून लेकर के आते हैं कि जन्म के साथ साथ कम से कम बच्चे के माँ या बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो। और अब हम देख रहे हैं कि बच्चा भारत से कहीं बाहर पैदा होता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि पैदा तो वो ठीक है, बच्चा भारत के बाहर पैदा हो रहा है, लेकिन उसके जन्म के समय उसके ये माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो, वो 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ हो
वो चाहे संसार के किसी भी कोने में पैदा हुआ हो, लेकिन उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। माता की नागरिकता के आधार पर, माता की नागरिकता के आधार पर बच्चे को नागरिकता देना, यह प्रावधान 1992 में जोड़ा गया। और फिर आप देखेंगे कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई बच्चा भारत का नागरिक नहीं हो सकता। एक अब हो सकता है, तो वो कैसे होगा? अगर सपोज दैट कोई बच्चा भारत के बाहर 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई भी बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा। अब वो होगा तो कैसे होगा? नागरिकता को उसको चाहिए तो कैसे उसको नागरिकता मिलेगी? उसको अपने वंश परंपरा के हिसाब से, हो सकता है उसके माँ बाप इंडियन हो, या हो सकता है वो उस नागरिकता को पाने के लिए सक्षम हो, एलिजिबल हो, लेकिन वो कैसे होगा? 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में, यानी भारतीय एम्बेसी में जाके उसके जन्म का पंजीकरण अगर नहीं कराया होगा तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। ये उसको अगर भारत की नागरिकता चाहिए, सिर्फ माँ और बाप के भारत के नागरिक होने से उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। उनको एम्बेसी जाना होगा, इंडियन एम्बेसी जाना होगा और अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और वो 1 वर्ष के भीतर कराना बहुत कंपलसरी है, अनिवार्य है कि वो 1 वर्ष के भीतर जा करके अपने बच्चे का पंजीकरण एम्बेसी में करा ले। और केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि में पंजीकरण न हुआ होगा, केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि में अगर पंजीकरण नहीं हुआ होगा तो भी वह भारत का नागरिक नहीं होगा। यानी 2 कंडीशनों में कि केंद्र सरकार की सहमति से पंजीकरण होना और एम्बेसी में जाकर के 1 वर्ष के अंदर पंजीकरण अगर नहीं कराया तो सिर्फ माँ और बाप की नागरिकता के आधार पर उसको माँ या बाप में से, या खाली माँ की नागरिकता के आधार पर बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। यदि माँ और बाप दोनों बाहर हैं तो 3 दिसंबर 2004 के बाद ये कानून है कि उन बच्चे के माँ और बाप वहाँ की एम्बेसी में जाकर के, भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में जाकर के वो बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बच्चे का पंजीकरण कराएंगे, तभी उनके बच्चे को नागरिकता मिल पाएगी। तो आपने देखा कि कैसे अगर जो हमारा कानून है 1955 में जो कानून बनाया गया, जिसमें बताया गया कि भारत की नागरिकता किन 5 आधारों पर प्राप्त की जा सकती है, तो हमने देखा उनमें से पहला जन्म के आधार पर और दूसरा वंश परंपरा के हिसाब से। तो हमने वंश परंपरा में से देखा कि कैसे भारत का माता और पिता के होने से कैसे बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। ये हमने देखा कि जब कोई बच्चा भारत के बाहर जन्म लेता है तो उसके माता या पिता के भारत का नागरिक होने से बच्चे को नागरिकता मिल जाती है। लेकिन फिर हमने देखा कि 1992 में एक नया प्रावधान लाया जाता है कि माता के आधार पर, माता की नागरिकता के आधार पर कैसे उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और फिर हमने देखा कि कैसे, फिर हमने देखा कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर कोई भी बच्चा अगर जन्म लेगा तो वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। अब उसको अगर नागरिकता चाहिए, चाहे उसके माँ बाप क्यों ना भारत में रहे हो, क्यों ना भारत के नागरिक हो, लेकिन अगर उस बच्चों को नागरिकता चाहिए तो उसके माँ बाप को इंडियन एम्बेसी में जाकर के, भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में जाकर के 1 वर्ष के अंदर उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, या केंद्र सरकार की
सहमति से उक्त अवधि में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो अब हम देखेंगे पंजीकरण से, यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के द्वारा हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारत में जन्मा व्यक्ति, भारत में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ हो, तो देखेंगे कि हम रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भी, यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जन्म से और परंपरा के हिसाब से हम या उनके आधारों पर कैसे हम भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन करा करके भारत की नागरिकता को ले सकते हैं। तो भारत में जन्मा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म तो भारत में हुआ हो लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, वो रजिस्ट्रेशन करा करके भारत की नागरिकता ले सकता है। और भारतीय मूल का व्यक्ति, जो व्यक्ति भारत के बाहर किसी देश में रह रहा हो और पंजीकरण से पहले कम से कम 7 वर्ष भारत में निवास किया हो, कम से कम 7 वर्ष भारत में निवास किया हो लेकिन वह अभी बाहर रह रहा हो, वह व्यक्ति भारत की नागरिकता बाई रजिस्ट्रेशन ले सकता है, बाई रजिस्ट्रेशन ले सकता है। और भारतीय नागरिक से विवाह करने वाली विदेशी महिला या व्यक्ति, ऐसा विदेशी व्यक्ति जिसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, कम से कम 7 वर्ष भारत में निवास किया हो, यानी 7 वर्ष कम से कम भारत में निवास किया हो और उस व्यक्ति ने, विदेशी व्यक्ति ने भारत के किसी नागरिक से शादी की हो, तो वो भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकता है। इसी प्रकार भारतीय नागरिकों के आवश्यक या माइनर बच्चे, भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी भारतीय नागरिकों के माइनर, यानी जो अभी 18 वर्ष से कम है, वो बच्चे, भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ले सकते हैं। और भारत सरकार की सेवा करने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार की सेवा में हो या राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक हो, राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक का मतलब जो देश राष्ट्रमंडल का हिस्सा हो, कॉमनवेल्थ का हिस्सा हो, वो भारत के नागरिक और भारत में रह रहे हो, वो भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता भारतीय नागरिक है, यदि माता या पिता भारतीय नागरिक है तो उनका बच्चा पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है, उनका बच्चा भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो आपने देखा कि कैसे पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और अब आप देखेंगे देशीकरण से, यानी कि नेचुरलाइजेशन, कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो और अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके भारत सरकार को इसकी सूचना दिया हो और भारतीय नागरिकता के आवेदन पूर्व कम से कम 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो, इसके साथ साथ 1 वर्ष से पूर्व भी कुल कम से कम 7 वर्ष वह भारत में रहा हो। यानी कोई बाहर का व्यक्ति जो अपने देश की नागरिकता को त्याग दे और वह भारत सरकार को इसकी सूचना दे और वह कम से कम 1 वर्ष से, लगातार 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो और उस 1 वर्ष से पहले भी वह कम से कम 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, ऐसा व्यक्ति को हम भारत की नागरिकता, हमारी सरकार भारतीय नागरिकता दे सकती है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है कि कोई व्यक्ति अपने देश की नागरिकता त्याग करके
भारत में कम से कम उसको रहते हुए, भारत में रहते हुए कम से कम 7 वर्ष हो जाए और 1 वर्ष से, पिछले 1 वर्ष से वह लगातार भारत में रह रहा हो, किसी एक भाषा का उसको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। और किसी एक भाषा की जब हम बात करते हैं तो ये उन एक भाषाओं में से हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा है। यह हम बाद में देखेंगे, 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाओं को दिया गया है। तो जिन भी भाषाओं को दिया गया है, यहां आप इतना समझिए कि उन भाषाओं में से जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई है, उन भाषाओं में से किसी एक भाषा का उसको ज्ञान हो, वो ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वह भारत सरकार के देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत का नागरिक बन सकता है। और भूमि के अर्जन द्वारा, यानी जब हम किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे भूभाग का अर्जन करते हैं, उसको अर्जित करते हैं, तो उसमें रह रहे लोग स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाते हैं। भूमि के अर्जन द्वारा यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में उसका विलय किया जाता है, तो वह उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। उस क्षेत्र में जब भारत सरकार किसी नए भूभाग को अर्जित करती है तो भारत में उसका विलय किया जाता है, तो उस क्षेत्र में रह रहे लोग स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे भारत का संविधान 1 क्या बताता है, भाग 1 क्या बताता है, वहीं भाग 2 जो सिटीजनशिप या नागरिकता के बारे में बताता है। और फिर हमने देखा कि भारत में कैसे एकल नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत का सिस्टम कुछ अमेरिका की तरह का है, लेकिन वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और भारत में नागरिकता को लेकर के कानून बनाने का अधिकार भी संसद के पास है। और उसी के संबंध में पहली बार 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया जाता है। और वह बताता है कि भारत की नागरिकता कैसे, भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। और उसी में हमने देखा कि कैसे जन्म से और वंश परंपरा के अनुसार पंजीकरण से और देश के पंजीकरण से, देशीकरण से और वंश परंपरा के अनुसार देशीकरण से और भूमि अर्जन से वंश परंपरा के अनुसार, जन्म के अनुसार कैसे भारत की नागरिकता को 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। कल हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 5 से 11 यानी नागरिकता को लेकर के हमारे संविधान के अनुच्छेद यानी संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। ये अभी हमने एक बेसिक नागरिकता को लेकर समझा और इसी में यह भी समझा कि नागरिकता किन 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और भारत में नागरिकता को लेकर किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, किस प्रकार की नागरिकता को भारत ने अपनाया है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी यहां से आगे अनुच्छेद 5 से 11 कल हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।